You cannot go back and change your beginning, but you can start from where are you and change your ending. तुम वापस लौटकर अपनी शुरुआत को बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन जहां तुम हो वहां से शुरुआत करके अपने अंत को बदल सकते हो। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए केवल इसका आंसर ही नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से समझते भी जाएंगे ताकि हम लोगों को याद भी हो जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये CaO और H2O मिल करके क्या बना रहे हैं? CaOH होल 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस में उष्मा भी निकल रहा है। उष्मा एक ऊर्जा का रूप है, वो उत्पन्न हो रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया है? सबसे पहले यहाँ समझिएगा, ये जो निशान दिया हुआ है, तीर का निशान, अभिक्रिया का जो निशान दिया हुआ है, इसके बाएं साइड वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और दाएं साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाता है, यहाँ देखिए दो अभिकारक है, CaO और एक H2O, दोनों मिल करके संयोग हो गया, दोनों का, दोनों जुड़ गए, संयोग हो गया दोनों का, तो संयोजन अभिक्रिया। दोनों मिल करके क्या बनाए? एक उत्पाद बनाए। तो ये क्या हो गया? संयोजन। इसको क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया हो गया क्योंकि दोनों का संयोग हुआ और मिल करके एक उत्पाद बना, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। और साथ ही साथ एक चीज और, अगर ऑप्शन में संयोजन नहीं रहा तो यहाँ पे देखिए एक चीज और हो रहा है, उष्मा निकल रहा है। यहाँ पे उष्मा निकल रहा है, तो याद रखिएगा जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, ऊर्जा उष्मा एक ही चीज हुआ क्योंकि उष्मा ऊर्जा का ही एक क्या है? रूप है। तो जिस भी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उष्मा क्षेपी। तो ये एक तरफ से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में संयोजन है तो संयोजन अभिक्रिया है ये वाला, और अगर संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन में है ही नहीं तो उष्मा क्षेपी जरूर होगा, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, जब दो मिलकर एक बनेगा, दो मिलके और संयोग होके और एक बन गया तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। और अगर उसमें उष्मा निकल रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है, इधर इधर उष्मा लिखा हुआ यानी उष्मा निकल रहा है, तो वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है? CaCO3, यहाँ एक है, यहाँ एक है और इसको उष्मा दिया गया तो बन गया CaO प्लस CO2। अब ये अकेले था, इसको उष्मा मिला, ये टूट के दो हो गया। एक था बिछड़ गया, दो हो गया, एक बिछड़ कर दो, तो बिछड़ गया इसलिए क्या चाहिए? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, एक था बिछड़ के दो हो गया, वियोजन अभिक्रिया। साथ ही साथ अगर यहाँ पे वियोजन ऑप्शन में नहीं मिला तो यहाँ एक और अभिक्रिया इसका नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो यहाँ उष्मा निकल रहा है नहीं, अगर उष्मा निकलता तो उधर उत्पाद तरफ लिखता, उसको उत्पाद कहते हैं। तीर के निशान के दाएं साइड वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद, जो बन रहा है, और बाएं साइड वाले को जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अगर उष्मा यहाँ पे उत्पन्न होता तो किधर लिखा था? यहाँ पे लिखा था, दाएं साइड लिखा था, उत्पाद के तरफ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये उष्मा को क्या कर रहा है? ले रहा है, यानी उष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? उष्मा शोषी, क्योंकि उष्मा को अवशोषित कर रहा है इसलिए उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये हो गया, ये वियोजन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं या उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऑप्शन में रहेगा ठीक लगाइएगा। तीसरा में क्या है कि ZnCuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है और बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे हुआ क्या कि Zn ने क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब हटा दिया और अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर लिया है। Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, Zn यहाँ पे SO4 के साथ जाके जुट गया। तो ये क्या अभिक्रिया हो गया? विस्थापित किया Zn, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? यहाँ पे Zn Cu को क्या किया था? विस्थापित कर दिया था। अब आगे देखिए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है कि BaCl2 किसके साथ अभिक्रिया करा है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? BaSO4 प्लस 2HCl। अब यहाँ क्या किया सो देखिए, Ba क्या किया? Ba जाके H2 के जगह बैठ गया, H के जगह,
और H जाके Ba की जगह, देखिए यहाँ पे Ba गया SO4 के साथ, SO4 के साथ Ba, और H चल गया किसके साथ, Cl के साथ, HCl के साथ। यहाँ क्या हुआ, बदला बदली हो गया, इसके स्थान में H के स्थान में Ba गया और Ba के स्थान में H आ गया, दोनों अदला बदली कर लिया। तो ये हो गया द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों का विस्थापन हुआ, इसका भी और इसका भी, तो ये हो गया द्विविस्थापन। देखिए बच्चों को विस्थापन और द्विविस्थापन में काफी दिक्कत हो जाता है, बहुत लोगों को होता क्या। अब आप एक बार में लगा लीजिएगा ठीक आराम से। यहाँ देखिए विस्थापन में क्या था कि एक में एक ही तत्व था, और यहाँ एक तत्व था, यहाँ यौगिक था। अगर ऐसा देखिएगा एक तत्व और यौगिक के बीच अभिक्रिया हो रहा है तो वो विस्थापन होगा। और अगर इधर एक तत्व है, यहाँ देखिए तो ध्यान से, यहाँ नहीं, यहाँ भी यौगिक है, यहाँ भी यौगिक, और ये जब अभिक्रिया हो रहा है और दोनों बदला बदली कर रहा है तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक रहता है और विस्थापन में एक यौगिक रहता है और एक तत्व रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या पूछा है 5वां नंबर, CuO प्लस H2 अभिक्रिया किया, Cu प्लस H2O बन गया, इसमें किसका उपचयन हुआ है। अब यहाँ ध्यान रखिए, उपचयन मतलब होता क्या है, तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। ऑक्सीजन अगर वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी जुट रहा है, तो उसको कहेंगे उपचयन हुआ है। और ऑक्सीजन हट रहा है तो समझिए अपचयन हुआ है उसका। तो यहाँ पे देखिए तो कहाँ से ऑक्सीजन, उपचयन पूछा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो कहाँ पे हुआ है ये अभिक्रिया में, तो इसके पास Cu, इसके पास तो O था पहले से, इससे तो हट गया, तो ये तो होगा नहीं। H के पास O था, नहीं था, यहाँ H के पास O आ गया, अभिक्रिया में क्या हुआ, H2 के साथ O नहीं था और यहाँ H2 के साथ O आ गया, यानी जुट गया, वृद्धि हो गया। तो किसका उपचयन हुआ है, H2 का, किसका, H2 का उपचयन हुआ, क्योंकि H2 में ही क्या जुटा है, O, अभिक्रिया के बाद H2 में O आ गया, तो हो गया H2 का उपचयन। अब आगे छठा देखिए, कोई दिक्कत नहीं, उपचयन मतलब याद रखिएगा जिसमें ऑक्सीजन आके जुट गया वो क्या कहलाता है, उपचयन, यानी उसका उपचयन हुआ। अब यहाँ देखिए ZnO प्लस C, ZnO प्लस C अभिक्रिया किया, बना Zn प्लस CO, इसमें किसका उपचयन हुआ, अपचयन हुआ है। अब यहाँ दोनों पूछ दिया, किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ, बताइए। उपचयन मतलब क्या बोले हम, जिसमें ऑक्सीजन जुट गया होगा। यहाँ ये अभिक्रिया में किसमें ऑक्सीजन जुट गया, इसमें तो पहले से ऑक्सीजन था, C, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन देखिए C में यहाँ जुट गया, तो किसका उपचयन हुआ, C का। C का क्या हुआ, उपचयन, पहले लिख दे C का उपचयन, यहाँ लिख भी दे सकते C का उपचयन। अच्छा, और अपचयन किसका हुआ, तो अपचयन मतलब क्या बोले, अपचयन मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी वहां से टूट जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ देखिए तो कहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, ये अभिक्रिया में Zn के साथ O था और यहाँ Zn से O क्या हो गया, हट गया, यानी किसका अपचयन हुआ, तो ZnO का क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि ZnO से O क्या हुआ है, हट गया है, तो ZnO का अपचयन हुआ है। कोई दिक्कत, इस तरह से। अब 7 नंबर में, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एकदम गारंटी मतलब पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाला है, इसलिए इसको एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है, तो जल का डस्टर ले लेते हैं हम, ठीक है, मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं जल का निर्माण हो रहा है। तो जल का निर्माण करके देखिए, जल कैसे बनता है, H2 प्लस O2 अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, H2O बनता है ना। तो ये कैसा अभिक्रिया है सो बताइए, H2 प्लस O2 ये कैसा अभिक्रिया है, H2 दो को मिलकर और एगो बना, अभी इधर बताए थे, दो को मिल के अगर संयोग हो गया, एक बना, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, यानी ये कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ये हो गया संयोजन, केवल संयोजन लिख देते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए दूसरा, जंग लगना कैसा अभिक्रिया, जंग, तो जंग किसे लगता है भाई, तो लोहा रहता है, क्या क्या, लोहा, लोहा रहेगा, लोहा रहेगा, साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन मिलेगा और जल मिलेगा, सब मिलके क्या बनाता है, जंग। लोहा, ऑक्सीजन और जल सब मिलके क्या बना देता है, जंग बना देता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए दो से अधिक भी मिल, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि दो ही मिलकर, दो या दो से अधिक भी मिलके केवल एक बना रहा है, तो क्या हो गया, संयोजन। तो यहाँ देखिए
लोहा, ऑक्सीजन, जल, ये सब मिल करके और क्या बना दे रहा है, जंग बना दे रहा है। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, संयोजन। तो जंग लगना, संयोजन। आराम से लिख दीजिए, जंग लगना में क्या, तो संयोजन। संयोजन। एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें और भी, अगर ऑप्शन में संयोजन नहीं रहा, जंग लगना कैसे भी क्रिया, अब वहां ऑप्शन में संयोजन है ही नहीं है, अब बचा हुआ परेशान, कहाँ टिक लगा। सर तो बताए थे संयोजन होता है, और संयोजन ऑप्शन में है ही नहीं। तो दिमाग नहीं ज़्यादा खराब नहीं करना है दिमाग को, आराम से समझिए। जंग लगना क्या, जंग लगना मतलब वहां देखिए, जंग लगने से लोहा से कौन अभिक्रिया कर रहा था, ऑक्सीजन। कहीं भी अगर आप कहीं भी अभिक्रिया, कोई भी क्रिया दे दिया, अब उसमें देखिएगा अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है मतलब दहन हो रहा है, दहन मतलब जल रहा है, वो दहन मतलब आग लगना होता है ना। तो ऑक्सीजन रहता है तभी आग लगता है। तो जहां भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ जानिए वो दहन हुआ, और जहां दहन हुआ जानिए कि वो उपचयन अभिक्रिया है। कौन, उपचयन। क्योंकि उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है क्या, कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन उसमें जुट जाता है, उसको क्या कहते हैं, उपचयन। अभी जस्ट बताए थे, यहाँ बताए थे ना जी, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या चीज कहते हैं, तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुट जाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन जहां भी जुटेगा, यानी जहां भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा, जहां भी दहन होगा, वो कैसा अभिक्रिया, उपचयन। दहन का बात हुआ, ऑक्सीजन जुटने का बात हुआ, वो उपचयन अभिक्रिया है। अब जंग लगने में क्या हुआ कि लोहा था, और लोहा के साथ कौन जुटा, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जुटा होगा यानी दहन जरूर हुआ होगा। तो जंग लगना एक प्रकार का दहन है, यानी कि दहन है तो कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। याद रखिएगा एकदम आराम से कि दहन का जहां बात हुआ, कुछ का भी दहन पूछ दिया, का अभिक्रिया है, उपचयन, सीधा बात। देखिए यहाँ कोयले का दहन, सोच लिए होंगे तुरंत आप लोग, क्या अभिक्रिया, दहन का बात किए, उपचयन। दहन का बात किए, उपचयन। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेकिन कोयले का दहन कैसे होता है, देखिए कार्बन है C और O2, ऑक्सीजन मिलता है। देखिए ऑक्सीजन मिलेगा तब जलेगा, अभी बताए थे ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन है और ऑक्सीजन मिला उसको और वो जल गया, यानी कोयला का दहन हो गया, क्या बना, CO2। अब यहाँ देखिए तो अभी जस्ट बताए थे, दो गो पदार्थ मिलेगा, दो गो ही नहीं बोले, दो से अधिक भी रहेगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक पदार्थ बनेगा, तो क्या कहलाएगा, सही बात, संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या हो गया, संयोजन, संयोजन। और साथ ही साथ एक शुरू में क्या बोले, दहन जहां रहा तहां ये क्या है, उपचयन भी है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसमें मारिएगा। आगे है श्वसन। श्वसन का बात है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो आप लोग श्वसन पढ़े होंगे शायद। हम यहाँ कॉन्सेप्ट को तो पूरा बता नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एक एक करके टॉपिक बनाते हैं वीडियो हमेशा, और हमेशा आगे तक बनाएंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और भी जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो श्वसन कैसी विक्रिया, तो श्वसन जब हम लोग के शरीर में श्वसन का प्रक्रिया होता है, उस श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलता है, तब ना हम लोग के शरीर में गर्मी आता है, ताकत आता है। तो उष्मा निकलता है, यानी उष्मा क्षेपी। अभी जस्ट ऊपर बताए थे, जहां उष्मा निकला उसको क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो कैसा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, श्वसन के दौरान आप लोग पढ़े होंगे शायद कि श्वसन हमारे शरीर में होता है, तो हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तभी श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन से जहां मिला तहां क्या हुआ, तो दहन हुआ। अभी जस्ट बताए थे, ऑक्सीजन से कोई मिला तहां ऑक्सीजन मिलेगा तो भाई दहन होगा, और दहन हुआ तो कैसा अभिक्रिया, उपचयन। सही पकड़े, उपचयन। तो श्वसन एक प्रकार का दहन है, श्वसन में भी दहन होता है, तो श्वसन भी कैसा अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। और श्वसन में उष्मा निकलता है, इसलिए ऊर्जा निकलता है, उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब आगे देखिए भोजन का पचना। तो भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, सब टूट गया यानी बिछड़ गया सब, तो कैसा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अभी जस्ट बताए थे बिछड़ेगा भाई, तो वियोजन।
कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और एक चीज़ और देखिए कि भोजन पचना में पूरा प्रक्रिया आता है। खाना खाएं, खाना खाने के बाद कैसे पचा, क्या हुआ, कहाँ एडजस्ट हुआ, कैसे हम लोग को ऊर्जा मिला, सारा कुछ कैसे उसको बेकार पदार्थ को निष्कासन कर दिए शरीर से, सारा चीज़, सारा प्रोसेस को हम लोग भोजन का पचना में हम लोग पढ़ते हैं। तो भोजन के पचने के इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का भी रोल रहता है। भोजन के पचने में ऑक्सीजन का रोल रहता है। ऑक्सीजन मिलता है तभी भोजन पूर्ण रूप से हमारे शरीर में पचता है और हम लोग को फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी मिलता है, फिर हम लोग काम कर पाते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, भोजन पचने में भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा। तो ऑक्सीजन जहाँ जुटा तहाँ समझिए दहन हुआ, और दहन हुआ तो कैसा अभिक्रिया, आप लोग तो पकड़ लिए होंगे, उपचयन अभिक्रिया, सब जगह यही आ रहा है, उपचयन उपचयन। अब आगे देखिए, बुझा हुआ चूना का निर्माण, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ा रहा है कि नहीं आप लोग को, थोड़ा देखिएगा भाई। मेरा तो अभी कैमरा उमरा उतना बढ़िया तो है नहीं, अब जो है उसी से पढ़ाते हैं भाई। तो बुझा हुआ चूना का निर्माण एक ऐसा भी किया है, बुझा हुआ चूना का निर्माण बोल रहा है। बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, बुझा हुआ यानी उसमें पानी डाल दिया है, चूना में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया है। अब देखिए कहीं बनाते हैं, जगह भी नहीं है, ये जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा चूना, CaO क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसमें पानी डालिए H2O, तो पानी डालिएगा तो क्या बनेगा, तब इधर बनेगा बुझा हुआ चूना। यहाँ लिख नहीं रहे हैं, जगह नहीं है, तो बुझा हुआ चूना CaOH हॉल 2 बन जाएगा। अच्छा, आप लोग देखे होंगे घर में जब चूना आता है पोचाड़ा मारने के लिए, तो वो चूना है CaO, वही चूना है बिना बुझा हुआ, उसमें पानी जब डाल देते हैं तो बन जाता है क्या, CaOH हॉल 2 यानी बुझा हुआ चूना। अब वो जब बुझा हुआ चूना बनता है तो गर्मी भी निकलता है कि नहीं, उष्मा भी निकलता है। अब इस चीज को पकड़े रहिए। अब चलिए लिखते हैं यहाँ, बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसा अभिक्रिया है। तो पहला चीज तो संयोजन है, काहे कि CaO और जल, बिना बुझा हुआ चूना और पानी दोनों मिल गया। अब दोनों मिल के एगो चीज बनाया, क्या बनाया, तो बुझा हुआ चूना। तो कैसा अभिक्रिया हो गया, संयोजन। पहला चीज हम लोग लिख देते हैं संयोजन, संयोजन। साथ ही साथ अब देखिए, अब उसके बाद एक चीज और क्या देखे आप लोग ध्यान दिए यहाँ पे कि जब पानी डालें तो बुझा हुआ चूना तो बनबे किया, साथ ही साथ क्या निकला, उष्मा। अब जहां उष्मा निकलेगा, कौन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। तो ये उष्मा क्षेपी भी इसको कह सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे जवाब दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए अब देखेंगे यहाँ पे 8वां अलग चैप्टर का सवाल है, यही रसायन विज्ञान का, ये सब सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे ये सब सवाल काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एकदम एग्जाम में मिलेगा, गारंटी मिलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इधर लवण का नाम लिखा हुआ, यहाँ हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ रासायनिक नाम लिखेंगे। एक एक करके सवाल पूछेगा कि साधारण नमक का सूत्र बताइए। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, सूत्र क्या है भाई, NaCl। सबसे पहले सबका सूत्र ही लिख देते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, उसका सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद धावन सोडा का धोने वाला सोडा होता है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है Na2CO3 और 10H2O। ये हुआ सूत्र धावन सोडा, धोने सोडा। अब विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर एक ही होता है, उसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने होंगे, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो प्लास्टर, इस सब के कार्य को हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, फिर इसके कार्यों को फिर उसमें पढ़ा जाएगा, पूरा बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ सूत्र और रासायनिक नाम देखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaSO4 हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। फिर है जिप्सम का सूत्र, तो जिप्सम से तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम का भी सूत्र यही हो जाता है CaSO4, बस इसमें जल थोड़ा ज्यादा रहता है, 2H2O। ये हो गया जिप्सम। इसी को जब गर्म कर देंगे जल उड़ जाएगा तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एक ही सूत्र हो जाता है दोनों का, सिर्फ इसमें 2H2 है, इसमें हाफ H2। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका होता है NaOH सूत्र। ये सूत्र को आप याद रख लीजिएगा, एकदम एक एक करके पूछ सकता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है, ऐसे करके। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है,
तो आप आराम से बता दीजिएगा। अब इसके बाद इसका नाम लिखते हैं। रासायनिक नाम भी पूछ देता है कभी कभी ना, कि साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए। तो नाम लिखना तो काफ़ी इजी है, यहीं से लिखा जाएगा, खाली ये वाला याद हो जाना चाहिए। NaCl है तो Na का क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया। उसके बाद इसका क्या नाम हो जाएगा, तो Na तो सोडियम, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम। H को बोलते हैं बाई बोलते हैं, या हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। सोडियम बाई बोलिए, बाई कार्बोनेट, बाई। और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। कहीं भी CO3 रहेगा उसको कार्बोनेट बोला जाता है, नाम उसका कार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा का देख लीजिए तो ये सूत्र होता है, अब सूत्र से ही नाम लिखाता है। तो Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, तो हो गया सोडियम। अब उसके बाद CO3 को अभी जस्ट बताएं, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और 10 को डेका बोलते हैं, 10 को डेका, और H2O लास्ट तरफ रहेगा तो उसको हाइड्रेट बोला जाता है। तो डेका हाइड्रेट, इस तरह से हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो Ca को बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम। और O है तो उसको हम ऑक्सी बोल सकते हैं, ऑक्सी। और Cl क्लोरीन है, लास्ट तरफ क्या लिखा था इसका नाम में, क्लोराइड। इस तरह से हो गया इसका नाम। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2 और नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए यहाँ पे इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो Ca को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम। उसके बाद SO4 को सल्फेट बोला जाता है, SO4 मतलब सल्फेट। और उसके बाद हाफ है तो इसको हाफ लिख दीजिए, या अर्ध हिंदी में बोलते हैं हाफ, हाफ लिख देते हैं, हाफ। हाफ हाइड्रेट, H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, हाइड्रेट। तो इस तरह से हो गया कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जिप्सम में CaSO4 वही सूत्र है, Ca का क्या होगा, यही चीज लिखा है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या चीज, सल्फेट। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। उसके बाद दो को केमिस्ट्री में डाई बोला जाता है, आप सुनते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके, सल्फर डाइऑक्साइड, तो डाई लिख दीजिए, डाई। और H2O को लास्ट तरफ लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी जस्ट लिखे थे हाइड्रेट, तो क्या डाई हाइड्रेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखिए Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। और उसके बाद OH को क्या लिखते हैं, OH बहुपरमाणु का आयन है, OH को हाइड्रोक्साइड, क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हो गया। यहां से प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। फिर पूछेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, उसके बाद उसका नाम पूछेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। आराम से याद कर लीजिएगा। आगे है देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए कि इनमें कौन से अम्ल होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, सिट्रिक, याद रखिएगा इसको, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद है इमली में, दूसरा नंबर इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक। तो टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल हो गया। उसके बाद देखिए दही में होता है लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा, दही में लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, तो उससे कौन सा अम्ल निकलता है, तो लैक्टिक अम्ल। तो दही में क्या चीज होता है, दही या खट्टे दूध बोल देगा, एक ही बात है, दही या खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक
लैक्टिक, तो लैक्टिक अम्ल हो गया। टमाटर में, टमाटर याद रखिएगा, टमाटर ओ जैसा रहता है, टमाटर ओ जैसा, तो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद देख लीजिए विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? तो विटामिन सी में याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में देख लीजिए, सिरका में आपको होता है एसिटिक अम्ल को ही तो सिरका कहते हैं। 6 to 8% के जो एसिटिक अम्ल होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल होगा? तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके बाद देख लीजिए चींटी या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में या नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल लिख लीजिए, फॉर्मिक अम्ल, या इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल याद रखिएगा। अगला एक यहाँ छूट गया हम लोग का, एक और लिख लीजिएगा। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में ना याद रखिएगा यही सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल, संतरा नींबू तो बहुत खट्टा होता है, एकदम बहुत ज़्यादा खट्टा। तो याद रखिएगा संतरा नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा है, यानी खट्टा फल में तो सिट्रिक अम्ल। इस तरह से ये सब कंप्लीट हो गया। इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।